हिमालय की बेटियां पार्ट 3। प्रस्तुत पाठ बसंत भाग 2 से लिया गया है। इसके लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। प्रस्तुत पाठ में नागार्जुन जी ने यानी कि लेखक ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों का मानवीकरण किया है। पाठ को पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पाठ में उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों को मानव रूप में देखा है। ठीक है, चलिए हम लोग पाठ पढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक इस अनुच्छेद में बता रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किसको देखा था? नदियों को दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और लगभग अपने आप में खोई हुई उन्हें लगती थी। लेखक को ये नदियां संभ्रांत अर्थात सज्जन महिला की तरह प्रतीत होती थीं और उनके दिल में उन नदियों के प्रति आदर के और श्रद्धा के भाव थे। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की तरह देखते थे और उनकी गोद में, उनकी धारा में डुबकियां लगाया करते थे, नहाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब लेखक इस दूसरे अनुच्छेद में कह रहा है कि इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात इस बार जब मैं हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ा, अर्थात हिमालय पर्वत की तरफ घूमने गया, तो वहाँ पर जाकर मैंने इन नदियों का एक अलग ही रूप देखा। मुझको लगने लगा कि ये दुबली पतली गंगा, ये दुबली पतली यमुना, सतलज, ये मैदानों में जाकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, और यहाँ पर पर्वतों पर इनका तो अलग ही रूप दिखाई पड़ रहा है। इनका उछलना, इनका कूदना, ऐसा लग रहा है कि खिलखिलाकर बराबर हंसती जा रही हैं। इनकी ये भाव भंगिमाएं, इनका ये उल्लास, उत्साह जो यहाँ पर्वतों पर, पहाड़ों पर दिखाई पड़ रहा है, वो मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या कोई कली को जब मैं ध्यान से देखने लगता हूँ, तब भी मुझको इतना कौतूहल, इतनी आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला, अर्थात इन बेटियों का बचपना देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सके? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अदितिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब लेखक इस अनुच्छेद में कह रहा है कि ये जो नदियाँ हैं, ये
पहाड़ों से निकलकर, पर्वत से निकलकर चलती चली जा रही है। उसको लग रहा है कि ये कहाँ भागी जा रही है, ये क्या पाना चाहती हैं, इन्हें किस चीज़ की बेचैनी है। हिमालय पर्वत जो कि इनका पिता है, उससे ये ढेर सारा प्यार पाती हैं। उसके बावजूद ये और क्या पाना चाहती हैं? क्या अपने पिता का प्रेम पाकर भी इनका मन नहीं भरा? तो फिर ऐसा कौन होगा जो इनको इनके पिता से भी अधिक प्रेम कर सके? बर्फ से ढकी नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, ऊंचे पर्वतों की समतल चोटियाँ, सरसब्ज उपत्यकाएं अर्थात हरी भरी घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन, अर्थात ऐसा है इनका खेलने का मैदान, जहाँ पर ये खेलती कूदती आगे बढ़ती है। और जब ये खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल जाती हैं, तो जो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगल हैं, इन जंगलों में पहुंचकर ये अपनी बीती बातें याद करती हैं, अर्थात अपनी शरारतों के बारे में याद करती हैं। और फिर लेखक आगे कह रहा है कि कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन शरारती बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा। अब इसको कौन जान सकता है, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए जाके। तो उत्तर में एक लंबी चुप्पी के सिवाय, विराट मौन के सिवाय और उसके पास क्या मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब लेखक इस अनुच्छेद में बता रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये जो हिमालय से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियां हैं, इन सभी नदियों के नाम सामने आ जाते हैं। अब लेखक कह रहा है वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं। ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है। अर्थात हिमालय पर्वत पर जो ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियरों में जो जमी हुई बर्फ़ है, उससे पिघलने वाली एक एक बूंद है जो इकट्ठा होकर इन दोनों महानदियों के रूप में समुद्र की ओर जाती हैं या प्रवाहित होती हैं। अब लेखक कह रहा है कि वो समुद्र बहुत भाग्यशाली है जहाँ पर ये दोनों नदियाँ जाकर मिलती हैं, जो कि पर्वतराज हिमालय की बेटियां हैं। अर्थात हिमालय पर्वत से निकलने वाली ये दोनों नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र समुद्र में जाकर मिलती हैं। और लेखक कल्पना कर रहा है कि बहुत भाग्यशाली है समुद्र जिसको पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला है या श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब लेखक इस अनुच्छेद में बता रहा है कि जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है, उनके मन में शायद ही ये बात आए कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये कैसे बच्चियां बनकर खेलती हैं। अर्थात ये नदियां जब हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियों की तरह निकलती हैं, जैसे
बच्चियां जो हैं खूब शरारतें करती हैं, दौड़ती हुई आगे बढ़ जाती हैं, फिर खेलती हैं, फिर रुकती हैं। ठीक उसी तरीके से हिमालय पर्वत से निकलने वाली ये नदियाँ बिल्कुल बच्चियों की तरह निकलकर कभी किसी पत्थर से टकरा कर रुकती हैं, फिर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं, कभी झरने का रूप ले लेती हैं, कभी बहुत धीरे हो जाती हैं और कभी बहुत तेज़ बहने लगती हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करती हैं। अब लेखक इसमें ये भी बता रहा है कि माँ बाप को अपने बच्चे जैसे भी हों बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही इन बच्चियों का रूप पहाड़ों पर रहने वाले या इन नदियों का रूप पहाड़ों पर रहने वाले आदमियों को भले ही अच्छा न लगता हो, लेकिन लेखक कह रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लुभावना प्रतीत हुआ। और अब लेखक कह रहा है कि हिमालय को ससुर और समुद्र का उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अर्थात लेखक ने हिमालय और समुद्र में एक रिश्ता बना दिया है। ये नदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती हैं, तो लेखक जो है समुद्र को नदियों का पति मान रहा है और उस रिश्ते के नाते वो हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद बता रहा है। और ये कहने में उसको लेखक को बिल्कुल भी झिझक नहीं है, शर्म नहीं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवना, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब लेखक इस अनुच्छेद में कालिदास की रचना मेघदूत से वर्णन कर रहा है इस प्रसंग का, और इस प्रसंग का वर्णन करते हुए बता रहा है कि कालिदास का जो विरही यक्ष था उसने मेघदूत यानी कि बादलों से कहा था कि वेत्रवती, नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात तुम वेत्रवती नदी पर जाकर बरस जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तुम्हारे जल रूपी, जब तुम बरसोगे तो तुम्हारे जल रूपी प्रेम को पाकर वह अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही याद आ गई और मुझको लगने लगा कि वो जो महाकवि थे कालिदास, उनको भी नदियों का सचेतन रूप अर्थात जीवंत रूप ही पसंद था। वो भी नदियों को जीवित मानते थे। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में अलग अलग रूपों में देखेगा तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा, क्योंकि मैदानों में इन नदियों का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है और पहाड़ों पर इन नदियों का एक अलग रूप देखने को मिलता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंग की बात है, मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब इस अंतिम अनुच्छेद में लेखक
बता रहा है कि काका कालेलकर, ये भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्होंने नदियों को लोक माता अर्थात पूरे संसार की माता कहा है। किंतु लेखक कह रहा है कि अगर हम माता मानने से पहले, इन नदियों को माता मानने से पहले बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? क्या कुछ अलग हटके हो जाएगा? और थोड़ा और हम आगे चलें तो हम इनको अपनी प्रेमिका भी मान सकते हैं, तो कैसा रहेगा? जैसे कि महाकवि कालिदास के मेघदूत में विरही यक्ष ने बेत्रवती नदी को माना था। ठीक वैसे ही अगर हम इनको प्रेयसी माने, प्रेमिका माने, तो ममता का एक और भी धागा है। अब लेखक कह रहा है ममता का एक और भी धागा है, मतलब एक रिश्तों का एक और भी बंधन है जिसमें बहुत प्रेम है, उसको भी हम इनके नदियों के साथ में जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? लेखक कह रहा है बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन लेखक कहने लगा मेरा भी ऐसा ही मन करने लगा कि मैं इनको अपनी बहन बताऊं। तो लेखक कह रहा है कि थोलिंग तिब्बत में एक जगह है, मेरा मन नहीं लग रहा था, थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो मैं सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिया पानी में, और थोड़ी देर बाद जो नदियों का जल था उसने मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया और मेरा मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जो लीला है, जो तुम्हारे कार्य हैं बहन, वो आश्चर्य में डालने वाले हैं। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, मेरा मन प्रसन्न हो गया है, मेरा आलस्य हट गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर निछावर हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम हिमालय पिता की बेटी हो, तुम्हारा जो हिमालय है तुम्हारे पिता हैं और तुम उनकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय तुम्हारे लिए चिंतित है, परेशान है, तुम्हारी शरारतों को लेकर तुम लोगों से बहुत परेशान है पर चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो प्रकृति रूपी कलाकार है उसके चित्रपट पर तुम्हारी लोग जो छाप है बहुत ही अनोखी है, अनुपम है और बहुत ही आश्चर्यजनक अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज बहन तुम्हारी जय।